मिडिल ईस्ट में जंग कभी सिर्फ जमीन के लिए नहीं होती। यहाँ हर मिसाइल के पीछे आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स की लड़ाई छिपी होती है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में जो हो रहा है युद्ध, उसको लेकर के। और दुनिया में एक दो तीन नहीं बल्कि दर्जनों युद्ध हो रहे हैं, लेकिन हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे दो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध की। ईरान अमेरिका वॉर और इजराइल का पूरे लेबनान में आक्रमण जारी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान और अमेरिका वॉर को लेकर के। और पिछले कुछ दिन पहले सीज फायर हुई, जहां लग रहा था कि युद्ध अब खत्म होने के कगार पे है। जो दोनों पार्टियां हैं यानी ईरान और अमेरिका सहमत हो गए हैं, लेकिन एक लोग सहमत नहीं थे, वो थे नेतन्याहू। नेतन्याहू का साफ कहना है कि वो चाहते हैं कि ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए और वहां पे जो यूरेनियम है उस पर अमेरिका और इजराइल का कब्जा हो जाए या अमेरिका उसे अपने पास रख ले। तो इन सबको लेकर के विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। और पिछले 24 घंटे में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, क्या महत्वपूर्ण अपडेट है, आइए जान लेते हैं। जॉर्डन ने बोला कि 5 ईरानी मिसाइलें हवा में मार गिराई। जॉर्डन की सेना ने दावा किया कि ईरान से दागी 5 मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया गया है। किसी तरह की नुकसान की सूचना नहीं है। ये जॉर्डन की तरफ से बोला गया है कि जो उसके देश के अंदर जो मिलिट्री बेस है अमेरिका पे, वहां पर ईरान ने मिसाइलें दागी, लेकिन उसको हमने इंटरसेप्ट कर लिया। और दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है पिछले 24 घंटे में ईरान अमेरिका वॉर को लेकर के, उसको देखिए। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया। और ये उनकी जो सरकारी न्यूज एजेंसी है उनके मुताबिक है कि दक्षिणी ईरान के जाम इलाके में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को गिराया गया। अमेरिका की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी कोई नहीं आई है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये ईरान का दावा है कि उसने MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, हॉर्मुज के पास टैंकरों पर अमेरिकी हमला। ओमान तट के पास एक ऑयल टैंकर पर अमेरिकी हमले के बाद आग लग गई। जहाज पर 24 भारतीय समेत 28 क्रू मेंबर सवार थे। एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि कुछ क्रू मेंबर लापता बताए जा रहे हैं। और इसका जो वास्ता है वो हिंदुस्तान से भी है, क्योंकि वहां पे 24 भारतीय समेत 28 क्रू मेंबर हैं। और अभी इसमें बताया भी जा रहा है कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। तो ये पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी अपडेट है। और चौथी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है रूस ने अमेरिका ईरान से हमले रोकने की अपील की है। पिछले 2 या 3 महीने से रसिया जो था बहुत पीछे था, वो इन सब चीजों पे खुल के बात नहीं कर रहा था। लेकिन आज रसिया ने, रूस ने, पुतिन ने, जो पुतिन की प्रवक्ता है, उन्होंने साफ कह दिया है कि मॉस्को ने दोनों देशों को संयम बरतने और सैन्य कार्रवाई बंद करने का कूटनीति का रास्ता अपनाने को कहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये वॉर अब लंबा खिंच रहा है, इससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी त्रस्त हो गई है। सभी देश इससे परेशान नजर आ रहे हैं, चाहे वो भारत हो या यूरोप हो या अफ्रीका हो। सारा विश्व इस समय इस युद्ध को लेकर के काफी परेशानी का सामना कर रहा है। अब आते हैं 5वीं जो सबसे बड़ी अपडेट है पिछले 24 घंटे में। कतर का प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा है। कतर ने क्षेत्रीय तनाव कम करने और अमेरिकी ईरान टकराव पर बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल ईरान भेजा है। यानी कतर की तरफ से ईरान के अंदर डेलीगेशन आए हैं। और डेलीगेशन क्यों आया है? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो एस्केलेशन है, जो अभी लॉन्ग टर्म में वॉर बढ़ने की ओर है, उसको बंद कर दिया जाए और जल्द से जल्द जो सीज फायर है उसे लागू कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो 5 बड़ी खबरें थी पिछले 24 घंटे में, 5 जो बड़े अपडेट थे वॉर को लेकर के, हमने आपको बताया। जहाँ एक तरफ जॉर्डन ने बोला कि 5 ईरानी मिसाइलें उसके देश के ऊपर आई हैं, जिसको हमने इंटरसेप्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को हमने मार गिराया है। हॉर्मुज स्टेट के पास जिस तरीके से हमला हुआ और वहां पे 24 भारतीय सवार थे, इसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है। अभी कुछ लोग को मिले भी नहीं है, जो कि यानी गुमनाम है। और उसके बाद रूस ने अमेरिका और ईरान को लेकर के भी बहुत बड़ी बात कही कि आप संयम बरतें और इस युद्ध को एक डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू यानी बातचीत के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि
इस युद्ध को लेकर के। वही रसिया जो यूक्रेन और यूरोप से लड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पीछे पूरा यूरोप खड़ा है, और वहां से वही रसिया नसीहत दे रहा है किसको? ईरान और अमेरिका को। ये बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि एक तरफ रसिया खुद अपने आप को रोक नहीं रहा है, वो यूक्रेन पे लगातार हमले कर रहा है, यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे पिछले कई दिन के बाद ईरान ने पर जो हमले हो रहे हैं उस पर रसिया ने अपना जवाब दिया है। अन्य महत्वपूर्ण अपडेट की बात करें तो रूस दोनों पक्षों पर हमले रोकने की कूटनीतिक अपनाने की अपील की, और अब मुख्य बात यह है कि क्या अमेरिका ईरान के अंदर जो रिजीम चेंज करने की कोशिश थी जिसपे वो विफल रहा, और यहाँ पे ईरान की तारीफ भी करनी होगी। अगर जब युद्ध शुरू हुआ था फरवरी में, तब कहा जा रहा था, अमेरिका और इजराइल का डिमांड था कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो इजराइल के लिए खतरा है, हम इन दोनों पे रोक लगाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से ईरान ने करारा जवाब दिया है अमेरिका को, इजराइल को, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि अब सिर्फ ये दो चीजों पे बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब बात हो रही है जो गल्फ की कंट्रीज हैं वो डरे हुए हैं कि हमारे ऊपर हमला ना हो जाए, यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो या जॉर्डन हो, कोई भी देश हो। तीसरा, जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने, जो ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है, उसने हमला किया इजराइल के अंदर, और इजराइल कार्रवाई करते हुए लेबनान, दक्षिणी लेबनान के अंदर घुस गया है, और वहां पे भी एस्केलेशन जारी है। इसको हम आगे थोड़ा इसको डिटेल में आपको समझाएंगे। और उसके बाद अब ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। ईरान ने साफ कह दिया है कि हमने बहुत कुछ गंवा दिया है, हमने अपना सुप्रीम लीडर खो दिया है, हमने अपनी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया है, और हम अब रुकने वाले नहीं हैं। तुम्हें जो करना है अमेरिका तुम कर लो। और इजराइल को भी सीधी खुली धमकी दी गई है कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करोगे उसका जवाब हम उसी की भाषा में देंगे, यानी ईंट का जवाब पत्थर। अगर आप हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल लागेंगे तो हम भी आपके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल लागेंगे। और जो अमेरिका के अंदर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है उनका कहना है कि जो ईरान है वो जल्द से जल्द 3 साल के अंदर परमाणु बम बना लेगा। और बल्कि इससे पहले नेतन्याहू तो पिछले 15-20 वर्षों से कह रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने की ओर है, लेकिन अभी तक ईरान ने ऐसा कुछ किया नहीं है। ईरान ने साफ कहा है कि हम परमाणु बम बनाना नहीं चाहते, जो कि हमारा जो न्यूक्लियर है उसको हम एनर्जी के लिए यूज करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ कि परमाणु बम बनाने के लिए। ईरान ने साफ कहा है। लेकिन जिस तरीके से यूएस और इजराइल पीछे पड़े हैं पूरे ईरान के ऊपर, वो देख सकते हैं आप पिछले 3 महीनों में, और अभी तक उसने ईरान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और ट्रंप को घुटने पर ला दिया है। ट्रंप मजबूरन जाकर के बातचीत कर रहे हैं ईरानी डेलीगेशन से। जो उनकी टीम है वो गई है, कतर गई, कतर के थ्रू वहां पे उनकी टीम आई ईरान की ओर से, और तीनों के बीच बातचीत हुई। मध्यस्थ बना हुआ है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो भी पूरी कोशिश कर रहा है कि इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। और ईरान का जो जवाब था उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि उसने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 8 अप्रैल का जो सीज फायर था वो बेमतलब था, मीनिंगलेस था, कोई मतलब नहीं है। आप एक तरफ सीज फायर की बात करते हैं लेकिन आप युद्ध भी कर रहे हैं। और जो अमेरिका का हमला था वो केशम द्वीप और गोरू में रडार और ड्रोन साइट्स पर हमले किए हैं। अमेरिका का दावा है कि उसने आत्मरक्षा में यानी सेल्फ डिफेंस में ये हमला किया था। और खाड़ी देश में अलर्ट इस समय मोड पे है। कुवैत और बहरीन में एयर रेड सायरन मचाए गए। कुवैत ने मिसाइल और ड्रोन हमले का जवाब भी दिया, और बहरीन ने 11 साल की बच्ची घायल हो गई, यानी जो वहां की एक छोटी सी बच्ची थी वो बहरीन में घायल हुई है इस अटैक को लेकर के। वो हॉर्मुज स्टेट पे भी संकट पूरी तरीके से बरकरार है, पूरी तरीके से बंद है। जो शिप है वो आ जा नहीं पा रही हैं इस युद्ध को लेकर के। और ऑन अपडेट की बात करें तो 3 LNG टैंकर एशिया की ओर हॉर्मुज स्टेट से निकले हैं। ये भी जो खबर आई है। इसको आइए थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू चाहते क्या है, ये समझना पड़ेगा। उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है जो उनके देश में अंदर चल रही है, क्योंकि अक्टूबर या नवंबर के बीच में दोनों देशों में चुनाव होने वाले हैं। अमेरिका में जहां मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, वहीं इजराइल के अंदर होने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर का चुनाव। और जो वहाँ के मुख्य नेता हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने साफ कहा है कि जो नेतन्याहू हैं वो पपेट है। किसके पपेट है? डोनाल्ड ट्रंप की पपेट है, अमेरिकी के पपेट हैं। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वही
नेतन्याहू कर रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। उनका कहना है कि जिस तरीके से नेतन्याहू सरकार चला रहे हैं उससे पूरी इजरायली जनता ट्रस्ट है। पिछले 3 सालों में वो युद्ध में फंसा हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहा है, जिसका सारा जो आरोप है वो लगाया जा रहा है नेतन्याहू के ऊपर। अब अमेरिका की बात कर लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं उन्होंने वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें दिखाना होगा कि आखिर इस युद्ध में अमेरिका को क्या कुछ मिला, अमेरिका इसमें कितना प्रॉफिट गेन किया। क्योंकि अगर मैं एक न्यूट्रल होकर भी बताऊं तो अमेरिका को इस युद्ध में कुछ नहीं मिला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अमेरिका ने 70 से 80 बिलियन डॉलर इस युद्ध में खर्च कर दिए, लेकिन बदले में उसे जो उसकी ख्वाहिश थी कि रिजीम चेंज हो जाए, उसके जो एनरिच न्यूक्लियर हैं उससे मिल जाए, लेकिन कोई भी वस्तु या कोई भी उसका जो टारगेट था, लक्ष्य था, वो प्राप्त नहीं हुआ। अब आते हैं नेतन्याहू की सोच पे। नेतन्याहू की भी यही कोशिश है कि हम जो 1 या 2 महीने हमारे पास टाइम बचा है उसमें हम कुछ बड़ा कर सके, जिसके कारण ये भी खबर आई कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, यानी दोनों के बीच जो रिश्ता है वो इस समय सही नहीं है। अब आते हैं इजराइल और लेबनान को लेकर के। इजराइल ने टायर शहर और आसपास से कई गांवों पर हवाई हमले किए। टायर डिब्बा गांव में 9 की मौत हुई, देर कानून एंड नहर में 3 मौतें हुई और देर एज जहरानी के मस्जिद और क्लिनिक पर हमला और इनमें 3 की मौतें हुई हैं। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की भी जांच जारी है। यूएन मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने घोषणा की कि अगले हफ्ते लेबनान में जांच टीम भेजी जाएगी और टीम सभी पक्ष यानी इजराइल, हिजबुल्ला और लेबनान से वार्ता करेगी। और वहीं बात करें लेबनान की स्थिति की तो मार्च 2 से अब तक इजरायली हमलों में 3696 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 11,413 नागरिक हैं वो घायल हैं। सोचिए इस युद्ध में जिस तरीके से इजरायली सेना हमास को खत्म करने की कोशिश कर रही थी और अब वही कोशिश लेबनान में जारी है हिजबुल्ला को खत्म करने के लिए। और हिजबुल्ला की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि यूएस मीडिएटेड सीजफायर डील को ठुकरा दिया है। इजराइल लितानी नदी पार कर दक्षिण लेबनान के गहराई में घुस चुका है। और थोड़ा अब आते हैं, समझते हैं कि इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी पूरी कोशिश है कि जो उसके आसपास जो गुट थे, यानी हूती की बात करें या हिजबुल्ला की बात करें या हमास की बात करें, उसने गाजा में 70% जमीन पर उसका कब्जा है इस वक्त इजराइल का। और वही चीज वो लेबनान में चाहता है। उसकी कोशिश है कि दक्षिणी लेबनान पे उसका कब्जा हो जाए और जो हिजबुल्ला के लड़ाके हैं उन्हें वो खत्म कर दे, पूरा निस्तनाबूद कर दे। लेकिन उसकी कोशिश जारी है। लेट्स सी आगे क्या होता है। क्या ये युद्ध लंबा चलेगा या सिर्फ कुछ ही दिन पे सीज फायर हो सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि दोनों तरफ जो डेलीगेशन में भेजे गए हैं, बातचीत जारी है लेकिन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ इस इन्फ्लेशन की बात करें तो अमेरिका में भी इस समय जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गई है। जनता त्रस्त है, जनता को फॉरेन पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है। जनता चाहती है जो महंगाई है वो कम हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 साल में, चाहे वो टैरिफ हो चाहे वो वॉर हो, उसने अपने अमेरिकी जनता को ही त्रस्त कर दिया है। जो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि जिस तरीके से वो दूसरे देश में जाकर के अपना जो टारगेट था अचीव किया था, जो लक्ष्य था प्राप्त किया था, वो चाहते थे, सोच रहे थे कि वो ईरान में भी कर लेंगे। लेकिन आज जो ईरान में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, ना निकल पा रहे हैं और ना इधर उधर कुछ कर पा रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है, टैक्टिक की कोशिश लगा रहे हैं कुछ हमले करने और ईरान दबाव में आ जाए। लेकिन ईरान का साफ कहना है कि हमने इस युद्ध में बहुत कुछ खो दिया है। हमने आप पे युद्ध करने नहीं आए थे, आप हमारे देश पे युद्ध करने आए थे। आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मारा, आपने हमारे बच्चों को मारा जो अपने स्कूल पे हमला किया, आपने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया, हमारी इकोनॉमी बर्बाद कर दी, हमारे पोर्ट आपने बर्बाद कर दिया, हमारे ट्रेड जो थोड़ा बहुत हो रहा था चाइना के साथ उससे आपने बर्बाद कर दिया। और अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम तो जाएंगे लेकिन आपको भी लेके जाएंगे। और साथ में जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जो प्रो यूएस कह सकते हैं उनको भी लेके जाएंगे। अभी हमारे पास जो मिसाइलें हैं उनकी भंडार बचा हुआ है। ये कहना है आईआरजीसी का कि आप अगर हमला करेंगे तो उसका हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब आते हैं तीसरे खबर पे, जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जो
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में खालिस्तान ने कब्जा किया है, उस पे लेकर के जो वहां की जनता है इस वक्त रोड पे निकल गई है। और क्यों निकली है, इसके बहुत कारण हैं, एक दो कारण नहीं है। क्योंकि जो कश्मीरी हैं, खासकर जो जहाँ पे पाकिस्तान अपने आप को कहता है कि आज़ाद कश्मीर है, जहाँ पे ज़बरदस्ती उसने कब्जा किया है, वहाँ की जनता अब त्रस्त हो गई है। क्यों त्रस्त हो गई है? क्योंकि देश में, उसी के राज्य में जो विद्युत है उसी के राज्य में बन रहा है और वो सप्लाई हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन जो महंगाई है सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी क्यों झेली, गेहूं से लेकर के चावल तक हर एक दाम पे इस समय बढ़ गया है इस युद्ध को लेकर के। और जिस तरीके से पाकिस्तानी सरकार इस समय अत्याचार कर रही है कश्मीरियों के ऊपर, वो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। और जिसके कारण लाखों की भीड़ इस समय आजाद कश्मीर जिसे कहते हैं पाकिस्तान वाले, और हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, हथिया लिया है, वहां पे जनता इस समय रोड पे निकली हुई है और 30 लोगों की जान भी जा चुकी है इसको लेकर के। लेकिन पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनकी जो सेना है वो निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रही हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस आए जहां पे जो आम जनता है, लोग वो दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये गोलियां हैं जो हमारे ऊपर बरसाई गई हैं, 30 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लाखों की भीड़ में पूरे कश्मीरी जनता है इस समय पूरे पाकिस्तान में के खिलाफ है। और उनकी मांग है कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और भारत के साथ क्यों जाना चाहते हैं, उसके पीछे भी कारण है। क्योंकि आज जिस तरीके से भारत का के अंदर जो भारत एडमिनिस्ट्रेटिव जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे अगर कंपेरिजन करें और जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया है कश्मीर की, उसकी बात करें तो जमीन आसमान का फर्क है। आज जम्मू एंड कश्मीर में बड़े बड़े टनल बन रहे हैं, जो वहाँ के युवा हैं वो रोजगार कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, जनता खुश है, टूरिज्म बढ़ रहा है। लेकिन वही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, वहाँ पे बिजली हो या पानी हो या कोई भी खाद्य सामग्री हो, वो बहुत ही सस्ते दामों में मिल रही है। लेकिन बात करें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो जनता को वो चीज़ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जनता ने ये सब देखा और नोटिस किया। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, चाहे वो कोई भी किसी देश की जनता हो, वो सब कुछ देखती है, समझती है और फिर फैसला लेती है कि नहीं, आपके साथ हम पिछले दशकों से हैं। लेकिन हमें क्या मिला? 1947 में आप जो पाकिस्तानी सेना है वो आके जबरदस्ती आक्रमण कर देती है कश्मीर के ऊपर, और जो आम नागरिक होते हैं, कश्मीरी आम नागरिक, उनके ऊपर हमला होता है। जो महिलाएं होती हैं उनका बलात्कार किया जाता है, गहने लूटे जाते हैं। ये कौन करता है, किसका सपोर्ट होता है? इस पे साफ सपोर्ट होता है सिर्फ एक देश का, आतंकिस्तान, भिखारिस्तान यानी पाकिस्तान का। और आज जनता है वो सब कुछ समझ गई है और इस बार पूरे आर पार के मूड में है और पूरा तरीके से प्रोटेस्ट जारी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और जल्द से जल्द ये भी देखना हो सकता है कि क्या जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि भारत इसको अपना हिस्सा मानता है, मानता है और मानता रहेगा। अमित शाह ने साफ कहा था 2019 में, जब 370 आर्टिकल को लेकर के बहस हो रही थी, कि हम पीओके के लिए जान दे देंगे। और आज वही जान देने की बारी है। और पूरी तरीके से जो जनता है कश्मीर के अंदर, वो भी समझ गई है कि हम पाकिस्तान भिखारिस्तान के अंदर रहेंगे तो हम भी भिखारी ही बन जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से लूटपाट मचा के रखी है पूरी पाकिस्तानी आर्मी, पूरी पाकिस्तानी सरकार। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र जो है वो सिर्फ नाम का है, क्योंकि इसके पीछे जो देश चलाता है वो चलाते हैं आसिम मुनीर या उनके जो भी होते हैं आर्मी के चीफ। ये आज से नहीं, ये 1950 से 47 से चलता हुआ आया है, जिन्ना के मौत के बाद। और आज 2026 है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं बदला। और आज पाकिस्तान को ये समझना होगा कि जो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कर रहा है, ये पूरा वर्ल्ड, पूरा देश देख रहा है। खासकर भारत भी नोटिस कर रहा है और यूरोप से लेकर के अमेरिका तक लोग नोटिस कर रहे हैं। और अब जल्द से जल्द जो पीओके है वो भारत को सौंपना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता ही उनके साथ नहीं रहना चाहती। अगर उनके साथ खुश होती तो वो प्रोटेस्ट ना करती। तो फिलहाल हमारे इस वार अपडेट में फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इस खबर को लेकर के जो हमने आपको बताया, इसको लेकर के आपका क्या कुछ राय है? क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का जिसे अभिन्न अंग था है रहेगा, इसे अब
मिलना चाहिए, जो जनता है उसको आना चाहिए भारत में या नहीं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।